नमस्कार, मैं हूं आयुषी रावत। आप देख रहे हैं पॉल्स 24 न्यूज। चलिए बढ़ते हैं नेशनल बुलेटिन की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिहार में नीतीश सरकार ने की बड़ी घोषणा। 1 अगस्त से राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगी बिजली फ्री। 125 यूनिट तक बिजली का नहीं देना पड़ेगा कोई पैसा। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर एडीजी कुंदन कृष्णन ने की प्रेस वार्ता। कहा, बिहार में अपराध की घटनाओं में हुई बढ़ोतरी। पुलिस दिन रात मेहनत कर कई मामलों का सफलतापूर्वक कर चुकी खुलासा। उड़ीसा में छात्र की आत्महत्या के मामले में सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस। 17 जुलाई को उड़ीसा बंद करने का किया आह्वान। अलका लांबा ने की लोगों से अपनी आवाज बुलंद करने की अपील। हिमाचल में बदला मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने तेज बारिश का अलर्ट किया जारी। 20 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक खराब रहेगा मौसम। बिहार में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। इसी क्रम में उन्होंने मुफ्त बिजली को लेकर बड़ा ऐलान किया है, जहां 1 अगस्त से राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त में दी जाएगी। इसी को लेकर मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि ये गरीबों के हित में कल्याणकारी घोषणा है, इसीलिए बिहार के लोग निश्चित तौर पर बिहार सरकार को धन्यवाद दे रहे होंगे। ये फैसला लिया है कि बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली हर उपभोक्ता को मुफ्त में दी जाएगी। इससे बड़ा गरीबों के हित में कोई दूसरा बड़ा फैसला नहीं हो सकता है, क्योंकि आप सब जानते हैं सामान्य रूप से गरीब परिवार जो घरेलू उपभोक्ता होते हैं, घर में 2-3 बल्ब जलाते हैं या कुछ पंखा चलाते हैं, उसमें लगभग 100-125 यूनिट बिजली ही खपत होती है। और उतना आज मुख्यमंत्री जी ने फैसला करके ये घोषणा कर दी है कि अब बिहार में जो बिजली उपभोक्ता हैं 125 यूनिट तक अगर बिजली खपत करते हैं तो उसके लिए उनको कोई उसका शुल्क देना नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है और गरीबों के हित में बहुत बड़ा फैसला है जो बिहार सरकार और नीतीश कुमार जी ने लिया है। पहले भी बिजली जो लोगों को इतने अधिक समय तक दी जा रही थी, इसके लिए सरकार बहुत प्रयास करती थी। सरकार अपने तरफ से पैसा बिजली कंपनियों को देती थी। पहले भी सस्ती दर पर बिजली, खासतौर से किसानों को कितने सस्ते दर पर बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। तो किसानों को तो सस्ते दर पर बिजली दी ही जा रही थी और उन्हीं किसानों के मुख्य रूप से जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला परिवार है, वैसे भी ग्रामीण क्षेत्र में हो शहरी क्षेत्र में हो, जो गरीब परिवार है वह अगर 125 यूनिट तक बिजली खपत करते हैं तो उनको वो निःशुल्क हो जाएगा। ये बहुत दूरगामी प्रभाव वाला गरीबों के हित में कल्याणकारी घोषणा है और सरकार की योजना है। इसके लिए हम समझते हैं कि बिहार के सारे लोग मुख्यमंत्री और इस एनडीए सरकार को निश्चित रूप से, जो हम लोगों को भरोसा है कि बिहार की जनता फिर से आशीर्वाद देगी, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बनाएगी, तो अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। और ये पूरा बिहार जानता है कि हमारे मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करते जरूर हैं। अभी आपने देखा कि जब 15 अगस्त को उन्होंने घोषणा की थी, आज से 2 साल पहले, कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे और 10 लाख को रोजगार देंगे, तो 10 लाख लोगों को नौकरी हो गई। अब अगले चुनाव से पहले 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने की योजना है और जो 10 लाख युवकों को रोजगार मुहैया कराने की बात थी, वो अभी तक ही समझिए कि 20,000 से ऊपर, 24,000 से ऊपर हो चुका है। उसका लक्ष्य अब बढ़ा के इस चुनाव के पहले 38,000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की योजना है और लक्ष्य है। इस हिसाब से सोच लीजिए कि 12 लाख लोगों को नौकरी और 38 लाख लोगों को
रोजगार, यानी 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार उपलब्ध करा दिया जा रहा है इस चुनाव से पहले। बिहार में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसी को देखते हुए पुलिस मुख्यालय में एसडीजी कुंदन कृष्णन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर खुलकर बात करी। उन्होंने स्वीकार किया कि बिहार में अपराध की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद कहा कि बिहार पुलिस की तरफ से त्वरित कार्रवाई करते हुए कई मामलों का सफलतापूर्ण खुलासा किया गया और संचालित अपराधियों को जेल भेजा गया है। साथ ही कहा कि पुलिस दिन रात मेहनत कर रही है और हर घटना को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर रही है। जलालपुर सिटी में हो या चामीनार अपार्टमेंट कंकड़ कदम कुआं में, सब जगह बदल रही। किस तरह के गार्ड, बूढ़ा लोग 5000 7000, जिसको आंख की रोशनी भी ठीक नहीं हो, दौड़ भी नहीं सकता है, वो क्या करे? तो ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशन को भी ये रेजिडेंट, मतलब जो भी लोग हैं सोसाइटीज में, उनको भी आगे आना चाहिए। मतलब यहाँ पर पुलिस और प्रशासन दोनों सहयोग मांगती है, सहयोग के बिना नहीं हो सकता। हम हमेशा बोले हैं कि अब कुछ माननीय लोग बोल रहे हैं इनकाउंटर कोई मर्ज का दवाई नहीं है। आज भी बैठक हुई है, बड़ा हर्ष की बात है कि पूर्व की तरफ फास्ट ट्रैक कोर्ट चालू करने के लिए हम लोग संकल्प किए। 2012-13 तक जो फास्ट ट्रैक कोर्ट चल रही थी, तब करीब 2000 आजीवन कारावास प्रति वर्ष हो रहा था। जून तक 600 हुआ, पिछले वर्ष भी 1200 हुआ। अगर ये जो हिंसक घटनाएं हैं या आर्म्स एक्ट केसेस हैं, आर्म्स एक्ट केसेस में सजा, तो हिंसक घटनाएं जिसमें मर्डर है 307 है, फायर आर्म इंजरी है 7 साल से सजा की ज्यादा है, अगर वो 5000 6000 ट्रायल के मार्फत आजीवन कारावास या 7 साल से ऊपर की दंड होने लगे, तो हमको लगता है उसका जरूर असर पड़ेगा। ये तो अवगत है, सरकार इस पर ऑलरेडी कार्रवाई कर रही है। पुलिस मुख्यालय गृह विभाग इस पर प्रस्ताव दे रहा है कि हिंसक और हिंसक क्रिमिनल केसेस में पीडी ट्रायल को मजबूत कैसे किया, और बढ़क ले रहे थे पीडी ट्रायल पर। तब पिछले 3-4 महीना का जो प्रयास रहा है गवाह गुजारने का, कुर्की जब्ती इश्तिहार लोग को सरेंडर करवाने का, उनको अब फलाफल दिखने लगेगा। आपको देखिएगा कि इस माह जुलाई में जो सजा होगा, मासिक औसत बहुत बढ़ जाएगा, उसी प्रकार बढ़ते जाएगा। और जब ये कोर्ट टूट अगर सरकार और माननीय उच्च न्यायालय सरकार की नीति से सहमत होते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट हीनियस क्राइम केसेस लेकर देगा, तो उसका भी असर पड़ेगा। इस वर्ष चुनाव भी है, तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज्यादा नजरिया दिया गया है, तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए। तो एक नया सेल इसी माह हम लोग गठन किए। वो सेल का काम होगा कि जितने पूर्व के शूटर्स, हाल में जो काफी हुआ है कि शूटर्स कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में, और इस अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग फुटेज लिया गया है जो कि साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत हुआ। सिम कॉल, आपस में बातचीत, साथ फोटो, सब। शूटर कौन था, शूटर का हायर करने वाला कौन था, दोनों स्पष्ट। अब किसी के निजी घर का क्या मामला है, बिजनेस डीलिंग क्या है, हम अनुरोध ही कर सकते हैं। लैंड जो है, जमीन, कहा है इतने लैंड ब्रोकर्स रियल एस्टेट में बिजनेस वाले के हत्या हो रहा है। ये फैक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ही पता लगाइएगा कि काला धन को छुपाने का सबसे अच्छा जरिया जमीन होता है। सर्कल रेट कुछ, मार्केट कुछ। इस पर ये सरकार के नीति संबंध है कि क्या सर्कल रेट रखे हुए हैं, और इनकम टैक्स का क्या जांच के बिंदु है कि कितने
जमीन पर इन लोग का बिजनेस डीलिंग्स था, वो मेरा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं है। परंतु ये बिंदु फिर है, किसके साथ आप उठ बैठ रहे हो, आप किसके साथ आप बिजनेस डीलिंग कर रहे हो। जैसे हम किरदार रख रहे हैं, क्रिमिनल है हम, वाइकेरियस लायबिलिटी तो आपकी बनती ही है। अब किसी का बाप अपने बेटे को हीरो बना रहा है, उसको पेन पिस्टल और पिस्टल लेके घूमने दे रहा है, एक बार जेल जाता है, 15 दिन के बाद फिर एक गैंग के साथ जा रहा है हत्या करने। पुलिस रोक सकती है, परंतु घर वाले क्या करते हैं। अब यूएसए में भी यही हो रहा है कि वहां भी अब अंडर एज बच्चे जाके स्कूल में 10-12 आदमी का हत्या कर देते हैं, तो वहां भी पेरेंट्स लोग जेल जा रहे हैं। यहां भी अगर अंडर एज बच्चे गाड़ी चला रहे हैं और वो व्हीकल उनके पिता का है, तो पिता लायबल। अगर सरकारी मतलब लाइसेंसी हथियार है, अंडर एज बच्चा यूज कर रहा है, या अवैध हथियार है और हमको मालूम होता है कि इसके पेरेंट्स को मालूम है कि ये अवैध हथियार रखा हुआ है, तो उन पर भी। पटना में पालीगंज विधायक संदीप सौरभ ने रमाकांत यादव हत्याकांड को लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचकर जोरदार विरोध दर्ज कराया और सीधे तौर पर राज्य सरकार और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा पर गंभीर आरोप लगाए। विधायक संदीप सौरभ ने कहा, अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल। रमाकांत यादव की दिन दहाड़े हत्या के बावजूद सरकार और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो जनता के साथ मिलकर आंदोलन तेज किया जाएगा। क्या मामला था? देखिए, सब लोग जानते हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था का क्या स्थिति अभी है। अभी जो धाना गांव के हमारे रमाकांत यादव जी की हत्या हुई और दिन दहाड़े हत्या हुई, तो उस मामले में जनता में ज़बरदस्त आक्रोश है। हम सब लोग वहाँ पर आक्रोश मार्च निकाल चुके हैं, वहाँ थाना के बाहर जनसभा हो चुका है, आक्रोश सभा कर चुके हैं और हमारी ठोस मांगे सरकार से है, पुलिस विभाग से है। हमारी मांग है कि भाई तत्काल आप न्याय दिलवाइए, जो दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी हो, जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। एक तो ये मांग है। दूसरा है कि रमाकांत यादव जी का जो परिवार है उनको सुरक्षा मुहैया सरकार करवावे, और इसी सिलसिले में हम लोग आज यहाँ बात करने आए थे। बहुत सकारात्मक बात हुई है, उस प्रक्रिया को किया जाएगा और जल्द से जल्द हम लोग चाहेंगे कि इसमें ठीक तरीके से नहीं, सुरक्षा मुहैया करवाने का आश्वासन उन्होंने दिया कि हम तत्काल करवाते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें जो आरोपी हैं वो चिन्हित किए जा चुके हैं, गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी चल रही है, तो कुछ दिन लगेगा, लेकिन हम लोग लगातार इस पर नज़र बनाए हुए हैं ताकि न्याय मिले। क्योंकि बिहार में आप देखिए कि कानून व्यवस्था से अब किसी अपराधी को डर नहीं बचा हुआ है, तो ये हालत बिहार में बना हुआ है। हमारे सरकार का कोई संज्ञान इस पर नहीं है, वो लीपापोती में लगे हुए हैं। और सबसे खराब जो हमें लगा इसमें सरकार का रवैया, वो बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी का बयान। जब किसी क्षेत्र में किसी व्यक्ति की, जनता के किसी आदमी की हत्या होती है, रमाकांत यादव जी की हत्या होती है, और इतने खराब लहजे में इस मामले को वो मीडिया के सामने रखते हैं, वो निंदनीय है, वो काफ़ी ख़राब है। और उसको सब लोगों ने देखा है और सब लोगों ने कहा कि उस तरह का बयान कोई उप मुख्यमंत्री दे, इसका सीधा मतलब है कि उनके अंदर अहंकार है, जातिगत घमंड है और सामंती चेतना उनके अंदर, सामंती प्रवृत्ति उनके अंदर भरा हुआ है। इसको भी हम लोग खारिज करते हैं। क्या लगता है क्यों हत्या? अब ये हम लोग का काम थोड़ी है, ये तो पूरे घटना पर उस पर पर्दा उठाना, क्या हुआ क्या नहीं उसका उद्भेदन करना, ये तो सरकार का काम है, पुलिस विभाग का काम है, तो करके बताए जल्द से जल्द पकड़े। ओडिशा में छात्र की आत्महत्या मामले को लेकर कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर उस बेटी को न्याय मिलता तो आज वह जीवित होती, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला, जिसके चलते पीड़िता ने आत्महत्या कर ली। वहीं उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने सही कहा कि इसके लिए पूरा सिस्टम जिम्मेदार है। साथ ही कहा कि कांग्रेस ने 17 जुलाई को ओडिशा बंद का आह्वान किया है। मैं ओडिशा के लोगों से अपील करती हूं कि वह इसमें शामिल हो और माताओं, बहनों, बेटियों की सुरक्षा के लिए सत्य और अहिंसा के गांधीवादी मार्ग पर चलते हुए अपनी आवाज़ बुलंद करें।
बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बेटी आज हमारे बीच में जिंदा हो सकती थी अगर उसको न्याय मिल गया होता। उसे न्याय नहीं मिला, न्याय की आस टूट गई, उसे प्रताड़ित किया गया, अपमानित किया गया और दुख की बात है उसने अपने आप को आग के हवाले किया और आज वो दुनिया छोड़ चुकी है। श्री राहुल गांधी जी ने आज सुबह ही संवेदनशीलता दिखाते हुए पिता से, पीड़िता जो हमारे बीच में नहीं, उसके पिता से बात की और उन्हें विश्वास दिलाया कि न्याय मिल जाने तक इस बेटी को और परिवार को हम पूरी तरह से, मात्र एक पिता एक परिवार ही नहीं है, 40,000 बेटियां लापता हैं। वो परिवार थानों के चक्कर काट रहे हैं, पिता, भाई, माँ, नहीं पता लग रहा कहाँ हैं बच्चियां। 15 बेटियों के साथ रोज बलात्कार हो रहे हैं। क्यों हिम्मत हो बढ़ती जा रही है अपराधियों की? क्योंकि आप सजाएं नहीं दे रहे हैं, इसलिए हिम्मत बढ़ रही है। सरकार जो है सजाएं दे, तब डर पैदा होगा। आज इस बच्ची ने जो दम तोड़ा है उसके लिए राहुल जी ने सही कहा, कोई एक नहीं, पूरा सिस्टम उसकी हत्या का दोषी है, पूरा सिस्टम जिम्मेदार है। क्योंकि बेटी ने प्रिंसिपल को पत्र लिखा एचओडी के खिलाफ, जो उससे शारीरिक संबंध, सेक्सुअल फेवर या उसका भविष्य बर्बाद करने की धमकी दे रहा था। उसने मुख्यमंत्री को लिखा, उसने सांसद और विधायक भाजपा को लिखा, उसने प्रधानमंत्री जी जब आए थे साल पूरे के जश्न मनाने, बेटी ने उनसे भी मिलने की कोशिश की, लेकिन कहीं कोई सुनवाई, कोई न्याय, जांच के नाम पर बेटी का ही प्रताड़ित और अपमानित किया जाता रहा। हाँ, और आज जांच होगी, अब कर लीजिए जांच, अब भी जांच बाकी है, अब भी कहेंगे कि बेटी दोषी थी जिसने अपने आप को आग के हवाले कर दिया। बात यह कि भाजपा का इतिहास रहा है कि ये अपराधियों के साथ खड़ी रहती है। यहाँ पर भी जो एचओडी है, प्रिंसिपल है, एबीवीपी के लोग बेटी के साथ नहीं थे, उसे हार माला पहनाते हैं एचओडी के और पूरी कार्रवाई पर अंदरूनी मामला है, पुलिस में एफआईआर क्या करनी है, हम सुलटा लेंगे, बेटी को कहा जा रहा है मामला खत्म कर दो, वापस ले लो, है ना। अंदरूनी क्या है, शारीरिक जो है तरीके से उसको जो है किया गया, बहुत दुखद है। और मुझे लगता है कि ये सरकार पूरी तरह फेल हो गई है। अब कांग्रेस का एक है, 17 जुलाई को हम पूरा उड़ीसा बंद का ऐलान किया है। मैं उड़ीसा के लोगों से अपील करूंगी, ये हर घर में माँ बहन बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। आपका संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार है, सड़कों पर निकलिएगा, बिल्कुल लोकतांत्रिक गांधीवादी तरीके से सत्य और अहिंसा के रास्ते पर अपनी आवाज को बुलंद करिए, सोती सरकार को जगाइए, वरना यूं ही हमारी बेटियां न्याय ना मिलता हुआ देखकर अपने आप को मौत के हवाले करती रहेंगी, जो दुखद है। गुजरात में पिछले हफ्ते हुए गंभीरा ब्रिज हादसे में 20 लोगों की मौत के बाद राज्य सरकार ने सड़कों और पुलों की सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाए। हादसे के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपने विभाग और सभी अधिकारियों को गुजरात की सड़कों और पुलों की स्थिति की जांच के लिए निर्देश दिए थे। इसके बाद भारी बारिश के चलते क्षतिग्रस्त हुए विभिन्न मार्गों और पुलों की मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। जहां तापी जिले में माधी रोड पर सयादला पुल की मरम्मत की गई। इस संबंध में तापी जिले के कार्यकारी अभियंता MN पटेल ने कहा कि 170 किलोमीटर सड़कों पर नवीनीकरण और शुद्धिकरण का काम किया गया है, जबकि विभाग 166 किलोमीटर क्षेत्र की निगरानी कर रहा है। ગુજરાત રાજ્યના માનનીય મુખ્યમંત્રી સાહેબના સૂચનથી માર્ગ મકાન વિભાગ અત્યારે તમામ રસ્તાઓના મરામત અને બ્રિજોના ઇન્સ્પેક્શનની કામગીરી કરી રહ્યું છે। એમાં તાપી જિલ્લાના માર્ગ મકાન હેઠળ કુલ 32 રસ્તાઓ સારા છે, કુલ 32 રસ્તાઓ છે। એની લંબાઈ 577 કિલોમીટર જેટલી છે, જેમાં 240 કિલોમીટર જેટલી લંબાઈ ગેરંટી પીરિયડ હેઠળની છે અને 170 કિલોમીટર જે લંબાઈ છે એના પર આપણે અત્યારે નવીનીકરણ અને સ્ટ્રેન્થનિંગની કામગીરી કરી રહ્યા છે। જ્યારે 166 કિલોમીટર જેટલી લંબાઈમાં આપણે વિભાગીય રીતે પેચવર્કની કામગીરી કરી રહ્યા છે, જેમાં પેચવર્કમાં અમે મતલબ કોલ્ડ મિક્સથી ક્યારેક નાના પોટહોલ તો હોય તો કોન્ક્રીટ મિક્સથી પેચવર્ક કરી રહ્યા છે અને જ્યારે વરસાદ ઉગાડ મળે ત્યારે આ ડામર મંગાવી અમે પેચવર્કની કામગીરી પૂરી કરી રહ્યા છે। જ્યારે અત્યારે ચોમાસાની સિઝન છે, મતલબ તાપી જિલ્લામાં 58% જેટલો વરસાદ થયો છે, તો ક્યારેક તાપી જિલ્લાના રસ્તાઓ વનમાંથી પણ પસાર થાય છે, જેમાં ક્યારેક જાડો પડી જવાના બનાવો બને છે કે પથ્થરો ધસી પડવાના પણ, પહાડી પરથી પથ્થરો ધસી પડવાના પણ બનાવો બને છે। એ પણ પથ્થરો તુરંત હટાવી લેવામાં આવે છે અને JCBથી तुरंत हटावी लई ट्राफिकने एकदम अड़चणविहीन, एकदम सुगम અને લોકોને અડચણ ન પડે એ રીતની કામગીરી માર્ગ મકાન વિભાગ હાલ તાપી જિલ્લામાં કરી રહ્યું છે। पंजाब के लुधियाना में परिवार के आपसी विवाद को लेकर एक मामला सामने आया है, जहां पिता की मौत के बाद एक भाई को अलग कर 2 भाइयों ने जमीन पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद एक पीड़ित भाई ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद कहा कि मुझे प्रशासन पर पूरा भरोसा है और न्याय जरूर मिलेगा। हाँ जी, सत श्री अकाल जी।
ਮੈਂ ਰਾਜਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਲੇਟ ਸਰਦਾਰ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਗਿਆ ਜੀ ਰਾਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਭਰਾ? ਹਾਂਜੀ, ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੇਟ ਖੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ASI ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਚੀ ਜੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧਰਮਪਾਲ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਰਾਜ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਚੌਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਟਿੱਬਾ ਰੋਡ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਜੀ, SHO ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤਾਲਾ ਲਵਾ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਕਢਾਇਓ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ, ਤੇ 1 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਲਾ ਲਵਾਏ ਨੇ। 1 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ 12:30 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਗਏ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮੇਰੀ ਖੁੱਲੀ ਸੀ, ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਚਾਬੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹਜੇ। ਕਿ ਦਰਖਾਸਤ ਮੈਂ ਆਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਖਾਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤਾਲਾ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ, 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਜੇ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਪੂਰਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਆ, ਦੱਸਦੇ ਆ। ਨਾ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਦਾਂ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਫਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ तो मैंने इंसाफ दिवाया जाए। हिमाचल में एक बार फिर से मौसम ने करवट ले ली है, जिसके बाद से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। इसी को लेकर IIMD के वरिष्ठ वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने कहा कि बीते 24 घंटों में सिरमौर, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी के कुछ क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई थी। प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 20 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। देखिए, बीते 24 घंटों में डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में कुछ एक क्षेत्रों में मॉडरेट से हैवी बारिश दर्ज की गई थी। इसमें अगर बात करें तो नाहन में मतलब हैवी बारिश रिपोर्ट की गई है 67 mm। उसके उपरांत जो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, लाहौल स्पीति, सोलन, मंडी, ये हमारे बिलासपुर है, यहाँ पे 1-2 स्थानों में हल्की बारिश दर्ज की गई थी। आगामी देखिए मौसम की बात करें तो आज के लिए देखिए जो प्रदेश के जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर है और जो सिरमौर, सोलन, शिमला, कुल्लू, मंडी, यहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश जारी रहेगी। और अलर्ट्स की बात करें तो आज देखिए डिस्ट्रिक्ट ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, फिर आपका कांगड़ा, मंडी और सिरमौर और कुल्लू, यहाँ पे 1-2 स्थानों में हैवी रेनफॉल हो सकती है। तो इसको देखते हुए आज के लिए इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया हुआ है। फिर देखिए जो ओवरऑल वेदर है देखिए कल भी जारी रहेगा प्रदेश में, पर हालांकि जो हैवी रेनफॉल का अलर्ट है वो कल 18 जुलाई को केवल कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर के लिए जारी किया है। फिर 19 तारीख को वेदर में कमी जरूर आएगी और उस दौरान ऐसा कोई हैवी रेनफॉल का अलर्ट नहीं है, परंतु फिर भी जो हमारे जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में बारिश जारी रहेगी। फिर जो वेदर एक्टिविटी है वो 20 जुलाई की देर रात से पिकअप करेगी और संभावना है कि 20 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश होगी। और साथ में जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें मैदानी डिस्ट्रिक्ट है ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, यहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी हो सकती है। तो इसको देखते हुए 21 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक प्रदेश में मतलब कुछ एक डिस्ट्रिक्ट ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है।
देखिए ओवरऑल सीजन में अभी सामान्य ही बारिश अभी आंकड़े दर्ज हुए हैं। इसमें देखिए प्रदेश में अभी सामान्य से 12% अधिक बारिश दर्ज की गई है। इसमें केवल 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, लाहौल स्पीति और चंबा, जहां आपकी सामान्य से कम बारिश है। और अभी जुलाई माह की बात करें तो अभी भी प्रदेश में सामान्य बारिश दर्ज की गई है जुलाई माह में अभी तक। देखिए अभी तो ऐसे से भी कोई इशू नहीं की गई बारिश, पर जैसे ही एक्टिविटी बढ़ेगी तो समय समय पर यहाँ सेंटर से फ्लैश फ्लड गाइडेंस बुलेटिन जारी किया जाएगा। देखिए तापमान पूरे प्रदेश में सामान्य चल रहा है, जो दिन का तापमान है। हालांकि देखिए जैसे जो एक्टिविटी अभी आज भी संभावना है कि पूरे प्रदेश में जारी रहेगी बहुत से क्षेत्रों में, और कल भी संभावना है। फिर 19 तारीख को थोड़ी कमी जरूर आएगी, तो इसी दौरान कोई खास बदलाव नहीं आएगा। परंतु जैसे ही 20 जुलाई की जैसे देर शाम या रात से जैसे वेदर एक्टिविटी पिकअप करेगी पूरे प्रदेश में, तो संभावना है कि बहुत से क्षेत्रों में जो तापमान है वो 2 से 4 डिग्री गिरावट हो सकती है इसी दौरान। हाँ देखिए जैसे अभी जो वेदर एक्टिविटी है मतलब ऑलमोस्ट 23 जुलाई तक एक्सपेक्टेड है, केवल 19 जुलाई को ही संभावना है कि थोड़ी बहुत कमी आई। परंतु इसी दौरान जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें शिमला है, सोलन है, सिरमौर है, यहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में लो क्लाउड्स रहेंगे। इसके चलते जो विजिबिलिटी है वो काफी डाउन रह सकती है, तो इसमें जैसे ड्राइविंग वगैरह करें तो ध्यान से करें। और क्योंकि देखिए अभी हैवी रेनफॉल का अलर्ट एक किस्म से मतलब कंटिन्यू ही है हमारे मतलब प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ एक क्षेत्रों में, तो जो वाटर लेवल अभी जो सोर्सेज में काफी मतलब हाई ऑलरेडी है। और संभावना ये है कि जो स्पेशली जो 20 जुलाई के उपरांत जो स्पेल प्रदेश में जारी होगा, तो इसमें डेफिनेटली जो हमारे जो मेजर रिवर्स हैं या वाटर सोर्स हैं उनमें वाटर लेवल काफी राइज कर सकता है। महाराष्ट्र के अकोला में नशे का कारोबार करने वाला गिरोह लगातार सक्रिय होता जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस भी नशे की तस्करी करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ड्रग्स बेचने जा रहे 2 तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने तस्करों के पास से 46.30 ग्राम ड्रग्स और लगभग 3,50,000 रुपए का सामान बरामद किया है, जिसके बाद अब दोनों आरोपियों को पुलिस कस्टडी में रखने के निर्देश दिए गए हैं। शहर के अंतर्गत खदान पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में एक मातृभूमि प्रेस के पास एक टिप जो मिली, उसके तहत एक इंसान और उसके साथीदार जो प्रतिबंधित ड्रग्स है एमडी उसको कैरी करने वाले हैं, और उनके पास एक कमर्शियल क्वांटिटी वाला एमडी है। ऐसी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद पुलिस निरीक्षक केदारे साहब उनकी टीम उन्होंने वहाँ पे रेड की, और उनके रेड में ये जो 46 ग्राम लगभग 46 ग्राम एमडी उनके पास से बरामद किया गया। उस दौरान वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पंच उनके साथ ये पूरी कार्रवाई की गई, और एक इसमें जो इन्वॉल्व है अभी 2 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। तीसरे आरोपी की उसकी जांच चल रही है और उसका शोध भी चल रहा है। 46 ग्राम 30 मिलीग्राम इतना उसका टोटल वेट है, और ये कमर्शियल क्वांटिटी के अंतर्गत आता है। तो एक उसके जो सेक्शन लगाए गए हैं एनडीपीएस एक्ट के, वो उसी हिसाब से लगाए गए। माल कितने का है जी? उसकी कीमत लगभग 2,30,000 रुपये है 46 ग्राम की। हर भी आरोपी हो सकती है इसमें? हाँ, उसकी तहकीकात जारी है, और जितना डीप तक जाएंगे इसमें जो भी इन्वॉल्व है वो पूरा नेटवर्क पे काम करने के हम मनीषा रखते हैं, और हमारी वो ड्यूटी भी है। अकोला के अंडरपास में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अभी तक शव की शिनाख्त नहीं कर पाई है, तो वहीं दूसरी तरफ अंडरपास के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अभी तक इस मामले को लेकर कोई अधिकारी गंभीर नजर नहीं आया, जिसके चलते अब शव मिलने के बाद उद्धव ठाकरे, शिवसेना के नेता राजेश मिश्रा ने घटनास्थल पर पहुंचकर हंगामा किया और अंडरपास बनाने वाला ठेकेदार सहित अधिकारियों पर हत्या का मामला दर्ज किया जाए और इसके जिम्मेदार दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की। नमस्कार सर, मैं पुलिस हेडक्वार्टर। हमने हमारे वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक गवई साहब को कॉल करा उसके बारे में, तो एक बॉडी पानी में तैर रही थी, वो एक इसम था, इनकी सहायता लिए लोग भी चारों भी पूरे पानी में गए और पूरी बॉडी अंदर से पानी में से 20-25 फुट से वो पूरी बाहर खींचते लाए, उनको इधर लाया। खाली शिवाजी केरबागरकर, किशन शामराव बांगर, दाबेराव मेजर है, उन्होंने जान की परवाह ना करते हुए सबसे पहले कपड़े उतारकर अंदर यही घुसे। फिर उसके बाद इनके पीछे इन्होंने हमको बोला कोई आना चाहता है, तो हम इनके पीछे गए। चलो नगर पालिका घाट में बस स्टैंड के पास में एक अंडरपास है। जब से अंडरपास बने हुआ है तब से हर बरसात में अंडरपास के अंदर पानी भरता है।
अंडरपास की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन खुद के जेब गर्म करने के लिए कुछ लोगों ने अंडरपास की व्यवस्था करा है। चलो ठीक है, अंडरपास की व्यवस्था करा है। अंडरपास काय के लिए बने हुआ है? लोगों को आने जाने के लिए। आज वहाँ हालत देखो तुम, वहाँ पर 20 से 25 फीट पानी है, और आज नहीं है, ये महीना भर से पानी भरे हुआ है। कोई देखने के लिए तैयार नहीं है, कोई मेंटेनेंस करने के लिए तैयार नहीं है। नेशनल हाईवे के जो अधिकारी है उनका यहाँ ऑफिस नहीं है। अधिकारी अमरावती बैठता, उसको फोन लगाओ तो बोलता लोकेशन पाठवा, त्याला हे माहित, उसको ये पता नहीं है कि टावर के पास में अंडरपास है। ऐसी ये शहर की हालत हो चुकी है। मेरी प्रशासन से विनती है, जिसकी जान गई उसको भरपाई मिलना चाहिए। वो एक बेचारा निरापराध, जिसका कोई गलती नहीं है, वो आदमी ऐसे उसमें जान गई। ये मोरना नदी थोड़ी है, अंडरपास है, लोगों के लिए आने जाने के लिए रास्ता है। यहाँ 25 फीट पानी है, और यहाँ महानगर पालिका है, कलेक्टर साहब है, आयुक्त साहब है, सब है। उसके बाद में किसी को दिख नहीं रहा है कि पानी है अंडरपास में, यहाँ पानी भरे हुआ है, इसकी आपने व्यवस्था करना। तो क्या नहीं मांग नहीं, अरे इसके लिए बहुत से लोगों ने आंदोलन किया हुआ है, इसके पहले बहुत से संगठन आंदोलन किया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, यहाँ के जो अधिकारी है उनके कान में जू नहीं रेंगती। और मेरी जो लोग देख रहे हैं ना, लोग जो खड़े हैं, इनकी लोगों की गलती है। ये लोग बाहर निकलते नहीं, हम लोग गए हमारे हाथ में आते नहीं। तो अधिकारी को मालूम है, कलेक्टर मालूम है उनको कि कुछ होने वाला नहीं है। ये अगर जिस दिन बाहर निकले, जिस दिन जगेंगे ना, उस दिन सारा काम अच्छे से होगा। हम लोग अभी जा रहे हैं कोतवाली पे, वहाँ कंप्लेंट देने के लिए। इसी के साथ बने रहिए, देखते रहिए पल्स 24 न्यूज़। नमस्कार।